सामान्य शारीरिक अवधारणाओं को समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। स्पेशली खिलाड़ियों की बात करें तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनका प्रदर्शन, उनकी कार्य क्षमता, उनकी रिकवरी और स्वास्थ्य पर यह सीधा प्रभाव डालती है। दैनिक जीवन के कार्यकलाप जो प्रत्येक व्यक्ति करते हैं, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी सामान्य शारीरिक अवधारणाओं को समझना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे जनरल फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम वाइटल कैपेसिटी, सेकेंड विंड, ऑक्सीजन डेप्थ, फटीग, टाइप्स ऑफ फटीग, ब्लड प्रेशर, इन चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वाइटल कैपेसिटी, इसे हम प्राणिक क्षमता या जीवन क्षमता के नाम से भी जानते हैं। वाइटल कैपेसिटी श्वसन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण शारीरिक अवधारणा है, जो फेफड़ों की कार्य क्षमता और शारीरिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फेफड़ों की अधिकतम वायु राशि को नापता है, जिसे एक व्यक्ति गहरी सांस लेकर पूरी तरीके से निकाल सकता है। इसके अर्थ को समझे तो वाइटल कैपेसिटी वह अधिकतम मात्रा है जितनी हवा कोई व्यक्ति गहरी सांस लेकर फेफड़ों में भर सकता है और फिर वह पूरी ताकत से उसे बाहर निकाल सकता है। इसको अगर हम फॉर्मूले में समझे या इसका कैलकुलेशन समझे तो यहां पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV। अमूमन IRV को वह अतिरिक्त वायु की मात्रा जिसे सामान्य श्वास के बाद गहरी सांस लेकर अंदर लिया जा सकता है, उसे हम संपूर्ण श्वसन वायु राशि कहते हैं। अब हम बात करें टाइडल वॉल्यूम की, तो यह वह वायु की मात्रा है जिसमें सामान्य श्वास के दौरान अंदर उसे लिया जाता है और बाहर निकाला जाता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि संपूर्ण निःश्वसन वायु राशि की बात करें तो यह अतिरिक्त वायु राशि की वह मात्रा है जिसे सामान्य श्वास के बाद पूरी तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से इन तीनों का मिला जुला रूप है वाइटल कैपेसिटी। खेलों में वाइटल कैपेसिटी की बहुत ही उपयोगिता है। आइए इसके महत्व को समझते हैं। आप सभी जानते हैं खेलों में दौड़ना, कूदना, भागना, इस तरीके की एक्टिविटी सामान्य रूप से होती रहती हैं और अलग अलग खेलों में वाइटल कैपेसिटी की उपयोगिता भी अलग अलग है। एक स्विमर के लिए अलग, एक फुटबॉलर के लिए अलग। तो दौड़ना एक ऐसा खेल है जिसे सभी खेलों में सामान्य रूप से देखा गया है, जिसमें फेफड़ों की कार्य क्षमता और वाइटल कैपेसिटी का विशेष महत्व है। हाई वाइटल कैपेसिटी वाले जो धावक हैं, उनकी श्वसन प्रणाली अधिक कुशल होती है, जिससे उन्हें अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक प्रभावी ढंग से बाहर निकालने में मदद मिलती है। इससे धावकों की यानी कि रनर्स की सहन शक्ति में और सुधार देखने को मिलता है, यानी कि और उससे उसका प्रदर्शन भी सुधर जाता है। इसी वाइटल कैपेसिटी को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, इसके बारे में अब बात करते हैं कि वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा तरीका है एरोबिक व्यायाम। दौड़ना, तैराकी, साइकिलिंग करना और इस तरीके के जो एरोबिक व्यायाम है वो फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, गहरी श्वास, अनुश्वसन की जो तकनीकें हैं फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती हैं। योगासन, आजकल हम देख रहे हैं योगासन और प्राणायाम के माध्यम से हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फेफड़ों की कार्य क्षमता में भी सुधार लाते हैं। स्वास्थ्यकर आहार यानी कि जब हम हेल्दी डाइट खाएंगे तो हमारे जो पोषक तत्व है वो फेफड़ों के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से यहां हमने वाइटल कैपेसिटी के बारे में जाना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड विंड। सेकेंड विंड एक सामान्य शारीरिक अवधारणा है जो खेल और शारीरिक गतिविधियों में अक्सर अनुभव की जाती है। यह वह अवस्था है जब एक व्यक्ति अत्यधिक थकान के बाद अचानक से ऊर्जा और सहन शक्ति में वृद्धि महसूस करता है, जिससे वह शारीरिक गतिविधि को और अधिक प्रभावी ढंग से जारी रख सकता है। यहाँ पर स्क्रीन में आपको इसका अर्थ दिख रहा है। सेकेंड विंड वह अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक गतिविधि के दौरान शुरुआती थकान, सांस की कमी के अचानक ऊर्जा और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जैसे वो इसका अनुभव करता है तो वो तुरंत ताजगी का भी अनुभव करता है। इस स्थिति में व्यक्ति पहले से अधिक आसानी और कुशलता से शारीरिक गतिविधि जारी रख सकता है। खेलों में सेकेंड विंड का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। साइकिलिंग, मैराथन, स्विमिंग, इस तरीके के जो इवेंट है इसमें सेकेंड विंड की बहुत ही जरूरत पड़ती है। धावक को लंबे समय तक दौड़ना होता है, जिससे उसकी ऊर्जा, सहन शक्ति की परीक्षा होती है। दौड़ के मध्य में जब धावक अत्यधिक थकान और सांस की कमी अनुभव करते हैं तो सेकेंड विंड का अनुभव उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है।
यह अवस्था उन्हें नई ऊर्जा और ताजगी का एहसास कराती है, जिससे वे अपनी गति को बनाए रखने में मदद करते हैं और उसे बनाए रख सकते हैं, उस दौड़ को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह साइकिलिंग में भी एक ऐसा समय आता है कि साइकिलिस्ट चरम थकान पे होता है और उसका मन करता है कि वो रुक जाए, तभी सेकंड विंड का अनुभव होता है और उस ताजगी और ऊर्जा को वो उसे ताजगी और ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे वह अपनी रेस को बनाए रखने में, जारी रखने में मदद कर लेता है और अपने बेहतर प्रदर्शन को दिखा सकता है। इसका जो साइंटिफिक बेस है वो क्या है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सेकंड विंड का वैज्ञानिक आधार है, इसके कई कारण हैं, शारीरिक भी है, जैव रासायनिक कारण भी हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें ऑक्सीजन सप्लाई की, तो शारीरिक गतिविधि के दौरान ऑक्सीजन की मांग जो है वो बढ़ जाती है, उसी समय उसको पूरा करने के लिए उसे अनुकूलित किया जाता है बॉडी के साथ। सेकंड विंड का अनुभव तब होता है जब शरीर की ऑक्सीजन आपूर्ति बेहतर हो जाती है और ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होती है। इसी तरीके से जब लैक्टिक एसिड का निराकरण होता है, यानी कि जब क्लियरेंस होता है लैक्टिक एसिड का, तो शारीरिक गतिविधि के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जब जमा होता है उससे थकान होती है। सेकंड विंड का अनुभव तभी होने लगता है जब शरीर में लैक्टिक एसिड को घटाने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, जिससे मांसपेशियों में थकान कम हो जाती है। ऐसे ही समय पे हमें सेकंड विंड का अनुभव होने लगता है। रिलीज ऑफ एंडोमॉर्फिन, ये शरीर में एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में स्राव होता है और जो प्राकृतिक पेन किलर का काम करता है और मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। एंडोर्फिन का स्राव सेकंड विंड का अनुभव कराता है, जिससे व्यक्ति को नई ऊर्जा मिलती है। अब इन सब में इंपॉर्टेंट बात आती है मेंटल टफनेस, यानी कि मेंटल इंड्योरेंस की। सेकंड विंड का अनुभव मानसिक सहन शक्ति का परिणाम हो सकता है, जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है और मानसिक रूप से खुद को प्रोत्साहित करता रहता है। तो इस तरीके से हमें साइंटिफिक रूप से सेकंड विंड का एहसास होने लगता है। आइए और भी तरीके जानते हैं सेकंड विंड का अनुभव करने के लिए क्या उपाय देखें। तो सेकंड विंड का अनुभव करने के लिए हमें और भी तरीके पता है, जैसे धैर्य और निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूटी अगर हम करते रहें, सही श्वसन तकनीक जो है अगर हम प्रॉपर ब्रीदिंग रखेंगे तो उसके बारे में पता चल जाएगा, सही हमारा पोषण है, न्यूट्रिशन है, हाइड्रेशन है, उससे भी हमें पता चलेगा, मानसिक तैयारी हमारी जैसी है उससे हमें पता चल सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन डेप्थ, यानी जिसे हम ऑक्सीजन ऋण के नाम से जानते हैं। तेज और कठिन व्यायाम के समय धीरे धीरे ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हम ऑक्सीजन ले नहीं पाते। शरीर में जो इस समय रिजर्व में ऑक्सीजन रहती है उसे हम ऋण के रूप में लेते हैं और शरीर उसको सप्लाई करता है। और जैसे ही वो व्यायाम खत्म होता है, एक्सरसाइज खत्म होती है, तो वो धीरे धीरे बॉडी उसको फिर से गेन करने लगती है। इसके अर्थ के बारे में समझे तो ऑक्सीजन ऋण वह अतिरिक्त ऑक्सीजन की मात्रा है जिसकी आवश्यकता शरीर को तीव्र शारीरिक गतिविधि के दौरान या उसके बाद होती है, ताकि ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग होने वाली एनारोबिक मार्गों से उत्पन्न होने वाली उप उत्पादों को हटाया जा सके और शरीर को सामान्य स्थिति में लौटाया जा सके। इससे कभी कभी अतिरिक्त ऑक्सीजन की मात्रा या खपत, इसके नाम से भी जानते हैं, जिसे हम ईपीओसी यानी कि इपॉक एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्या उपयोगिता है, मैंने पहले भी बताया, दौड़ें हुई, फुटबॉल के जैसे इवेंट हुए जिसमें ज्यादातर लगातार व्यक्ति को दौड़ना है, एंड्योरेंस ऊर्जा व्यय हो रही है, तो ऐसे इवेंट जिसमें तीव्र गतिविधि है उसमें धावक को कम समय में अधिकतम प्रयास करना होता है। स्प्रिंटिंग के दौरान अगर देखें तो मांसपेशियों को ऊर्जा के लिए जल्दी से जल्दी एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है, जो मुख्यतः एनारोबिक मार्गों से प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया के दौरान लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है और ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ती है। स्प्रिंटिंग के बाद धावक को तेजी से सांस लेने की आवश्यकता होती है और उसी ऑक्सीजन ऋण को चुकाया जा सके, जो पहले जो ऑक्सीजन ली थी, जिससे उसकी ऑक्सीजन ऋण को चुकाया जा सके और लैक्टिक एसिड को रिमूव किया जा सके। इसी स्थिति को हम ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक बेसिस है उसके बारे में अगर बात करें तो एनारोबिक एनर्जी सिस्टम जो होता है हमारा, वो तीव्र व्यायाम के दौरान शुरू होता है। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाती तो मांसपेशियां एनारोबिक ऊर्जा उत्पादन पर निर्भर हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है जो कि थकान का कारण बनता है। दूसरा है क्लियरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, पहले ही बताया था, लैक्टिक एसिड का रिमूवल जो होगा वो मांसपेशियों को पुनः सामान्य स्थिति में लाने में मदद करता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन ऋण को चुकाने में भी एक पार्ट बनती है। एटीपी और क्रेटिनिन जो फॉस्फेट होते हैं उनकी पुनः पूर्ति होती है और इसके बाद वो ऊर्जा का भंडारण करती हैं। शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में
तीव्र व्यायाम के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है और व्यायाम के बाद ऑक्सीजन का उपयोग शरीर में तापमान को नियंत्रित कर देता है, सामान्य बनाए रखने में भी मदद कर देता है। ऑक्सीजन डेप्थ को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं? इसके लिए नियमित एरोबिक व्यायाम करिए, श्वसन व्यायाम करिए, यानी कि डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम जैसी तकनीकों का उपयोग करिए। वार्म अप और कूल डाउन की प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से अपनाइए। संतुलित आहार, जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं, उनका भरपूर मात्रा में ग्रहण करिए उनको, जिससे कि आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन डेप्थ जो है वो कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम थकान या फटीग के बारे में। थकान वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक थकावट महसूस करता है और उसकी कार्य क्षमता में कमी महसूस करता है। यानी कि व्यक्ति स्वयं की कार्य क्षमता में जब कमी महसूस करेगा तो समझ जाइए यह मानसिक थकान है या शारीरिक थकान है। यह स्थिति ऊर्जा की कमी, मांसपेशियों में दर्द, ध्यान की कमी, प्रेरणा में कमी के रूप में प्रकट होती है। थकान के कई सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहले फिजिकल फटीग यानी कि शारीरिक थकान। जैसे अभी मैंने पीछे आपको फुटबॉल का उदाहरण दिया था, इसी को समझे। तो फुटबॉल के मैच में अगर आप देखें तो खिलाड़ी अधिकतर मांसपेशी में दर्द को महसूस करता है और फिर थकान का अनुभव करता है। यह थकान मांसपेशी और शारीरिक ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग के कारण होती है। यह स्थिति शारीरिक गतिविधि के बाद मांसपेशी में दर्द और ऊर्जा की कमी के रूप में प्रकट होती है। दूसरी तरफ हम बात करें, दूसरा जो इसका प्रकार है वो है मेंटल फटीग। मेंटल फटीग क्या होता है कि जब से लंबी अवधि के बाद, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति परीक्षा दे रहा है या किसी कार्य में लगातार संलग्न है, तो उसको मानसिक थकान या उसकी एकाग्रता में कमी के रूप में देखा जाता है कि एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ पा रहा है, तो मानसिक थकान उसे होती है। नेक्स्ट है सेंट्रल फटीग, जिसे हम केंद्रीय थकान के रूप में जानते हैं। मैराथन दौड़ के अंत में आप देखें धावकों का मानसिक और शारीरिक थकान का अनुभव करना सामान्य है। यह उनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कारण होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण होता है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होते हैं। यह स्थिति मस्तिष्क में न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर जो होता है उसकी कमी के कारण होता है। ऊर्जा की कमी, समन्वय में कमी के रूप में प्रकट होता है। नेक्स्ट है स्थानीय मांसपेशी थकान, यानी कि जो लोकलाइज्ड मसल फटीग होती है उसके बारे में बात करें तो जैसे आप वेट लिफ्टर को देखते हैं कि उसके बाइसेप्स में तुरंत थकान या कमजोरी महसूस होती है। यह थकान की एक विशिष्ट परिस्थिति है जिसमें कोई विशिष्ट मांसपेशी समूह का ज्यादा उपयोग हो जाता है, तो उस स्थिति में उस मांसपेशी के दर्द, कमजोरी और शक्ति में कमी के रूप में देखा जाता है। इस थकान को कम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? तो सबसे पहले पर्याप्त आराम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, पर्याप्त पानी पीजिए और थकान को, जिससे पानी जो होता है पूरा थकान का रिमूवल करने में बहुत मदद करता है। सही व्यायाम कीजिए, मानसिक तैयारी के साथ उतरिए, सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा के साथ आप मैदान में उतरिए या किसी भी कार्य के लिए उतरिए, तो आपकी थकान जरूर से कम हो सकती है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। ब्लड प्रेशर एक दबाव है जो रक्त वाहिकाओं में, उनकी दीवारों में आप देखेंगे उसके रक्त प्रवाह के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि किस प्रेशर के साथ बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है उसको हम रक्तदाब के रूप में जानते हैं। यह एक महत्वपूर्ण शारीरिक परिस्थिति है जिसमें हृदय रक्त वाहिकाओं की कार्य क्षमता को दर्शाता है। रक्तचाप का मूल्य दो संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, सिस्टोलिक दबाव और डायस्टोलिक दबाव। आइए ब्लड प्रेशर को और डिटेल में जानते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर क्या कहलाता है? वह दबाव जो हृदय के संकुचन, यानी कि हृदय जब संकुचित होता है उसके दौरान रक्त वाहिकाओं में उत्पन्न हो रहा या उस दौरान में जो रक्त कहीं पे भी फ्लो हो रहा है, उस दबाव को हम सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है डायस्टोलिक प्रेशर। यह वह दबाव है जो हृदय के विश्राम के दौरान रक्त वाहिकाओं में होता है। यह सबसे कम दबाव होता है, इसे हम डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें खेलों में रक्तचाप का क्या महत्व है। वही बात आती है कि जब भी खिलाड़ी किसी क्रियाकलाप को करता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी हार्ट की एक्टिविटी, एंड्योरेंस क्षमता, हमारी रनिंग, हमारे बॉडी ऑर्गन सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस सारी गतिविधि के दौरान रक्तचाप में बदलाव देखने को मिलता है। जब एक धावक दौड़ना शुरू करता है तो उसकी हृदय गति जो होती है, तब आप नाप लें या ब्लड प्रेशर नाप लें, दोनों ही आपको नॉर्मल दिखेंगे। पर जैसे जैसे वो रनिंग करता जाता है तो उसमें दोनों ही चीजों में, यानी कि हार्ट रेट में और ब्लड प्रेशर में, दोनों ही बढ़ जाते हैं। यह बढ़ा हुआ रक्तचाप हृदय को अधिक रक्त पंप करने में मदद करता है, जिसमें मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं और दौड़ के अंत में धीरे धीरे हृदय गति, रक्तचाप सामान्य होने लगती है, वापस अपनी स्थिति में आने लगती है।
आइए इसके साइंटिफिक बेसिस की बात करें तो रक्तचाप का वैज्ञानिक आधार अगर हम समझे तो हृदय की कार्यप्रणाली सबसे पहले आती है। हृदय की संकुचन और विश्राम की प्रक्रिया रक्तचाप को नियंत्रित करती है। जब हृदय संकुचित होता है तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, यानी कि उस समय सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है। जब हृदय विश्राम करता है तो डायस्टोलिक दबाव घटता है। तो इस तरीके से हृदय का जो कार्यप्रणाली है वो सीधे सीधे हमारे रक्तचाप से जुड़ी हुई है। रक्त वाहिकाओं का प्रतिरोध यानी कि वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है, यानी कि रक्त वाहिकाओं की जो संकीर्णता और चौड़ाई होती है रक्तचाप को प्रभावित करती है। संकीर्ण रक्त वाहिकाएं यानी कि जो कैपिलरीज होती है उनकी संकीर्णता जो होती है उच्च रक्तचाप का कारण बनती है, जबकि चौड़ी रक्त वाहिकाएं निम्न रक्तचाप का कारण बन जाती हैं। किसी को लो ब्लड प्रेशर होता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसका कारण यही है। रक्त की मात्रा बॉडी में अगर हमारे रक्तचाप जो रक्त की कुल मात्रा होती है वो भी रक्तचाप को प्रभावित करती है। अधिक रक्त मात्रा उच्च रक्तचाप का कारण बनती है, जबकि कम रक्तचाप निम्न रक्तचाप का कारण बनती है। सामान्यतः आप देखेंगे जो टीनेजर्स हैं लड़कियां, उनमें लो ब्लड प्रेशर की कई बार परिस्थिति देखी जाती है। अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण की तो ये भी रक्तचाप से सीधे तरीके से जुड़ी हुई है। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रक्तचाप को बढ़ाता है, यानी कि जो सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारे रक्तचाप को बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है नर्वस सिस्टम वो हमारे रक्तचाप को घटाता है। अब हम बात करें खेलों में रक्तचाप का प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मैंने बात बताई थी वार्म अप और कूल डाउन की। तो वार्म अप और कूल डाउन अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप अपने रक्तचाप में बदलाव को देख सकते हैं। इसी तरह सही तकनीक आप अगर खेलों में यूज कर रहे हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। हाइड्रेशन अगर बॉडी में है, पानी पूरी तरीके से मसल्स को मिल रहा है, बहुत अच्छे स्थिति में है, तो आपका रक्तचाप जो है वो सामान्य स्थिति में बना रहेगा। संतुलित आहार, मानसिक तैयारी, ये सभी हमारे ब्लड प्रेशर से जुड़ी है। कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से तैयार नहीं है किसी चीज के लिए तो भी ब्लड प्रेशर उसका अप डाउन हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है उचित वार्म अप, कूल डाउन, सही तकनीक, हाइड्रेशन, संतुलित आहार और मानसिक तैयारी के साथ ही आप उतरे, जिससे कि आपका रक्तचाप जो है वो नियंत्रित रहे और आप खिलाड़ी जो भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं उसमें अपना उच्चतम प्रदर्शन दें और उच्चतम परिणाम प्राप्त करें। आगे हमने इसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसे आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।